हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीसी पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि विभिन्न ऐसी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के साथ साथ एपीओ एग्जाम, एडीपीओ एग्जाम, लॉ ऑफिसर का एग्जाम तथा अन्य सभी ऐसी परीक्षाएं जिनमें कि सीआरपीसी वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल ला स्टडी के माध्यम से भी आप हमारे ऑफिशियल चैनल पर जुड़ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 31। इससे पहले के 30 प्रश्नों को हम वीडियो क्रमांक 2 के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। प्रश्न है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण हेतु पत्नी की परिभाषा में क्या शामिल है। देखिए, पत्नी की परिभाषा यहाँ पूछी गई है केवल भरण पोषण के लिए। भरण पोषण प्राप्त करने वाली पत्नी क्या यहाँ पर अर्हता रखती है। पहला है कि तलाकशुदा पत्नी जो कि पुनः विवाहित नहीं है। ऐसी तलाकशुदा पत्नी जिसने कि पुनः विवाह नहीं किया है, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की परिभाषा में शामिल है। दूसरा है कि पत्नी जो कि पति की सहमति से अलग रह रही है। तलाकशुदा पत्नी जो कि पुनः विवाहित है तथा जारता में रहने वाली पत्नी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। आप भी अपने आंसर मेरे साथ साथ बताते चलिए। तो देखिए, यहाँ सही ऑप्शन यहाँ इसका पहला है कि तलाकशुदा पत्नी जो कि पुनः विवाहित नहीं है, अर्थात ऐसी महिला जिसने कि पुनः विवाह नहीं किया है तथा अपने पत्नी से पृथक रह रही है, या अपने पति से जिसने तलाक ले लिया है और पुनः विवाह नहीं किया है, वह भरण पोषण की हकदार है। पत्नी जो कि पति की सहमति से अलग रह रही है, लेकिन अगर यहाँ कहीं सहमति से, आपसी सहमति से यदि अलग रह रहे हैं, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की परिभाषा में नहीं आती है। तलाकशुदा पत्नी जो कि पुनः विवाहित है, ऐसी तलाकशुदा पत्नी जिसने कि पुनः विवाह कर लिया है, वह भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। एवं जारता की दशा में रहने वाली पत्नी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। सीआरपीसी की धारा 125 का 1 का स्पष्टीकरण ख के अनुसार पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी आती है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, या तो पति ने या पति से, या पति ने या पत्नी ने दोनों ने ही एक दूसरे से विवाह विच्छेद कर लिया है, और जिस महिला ने पुनः विवाह नहीं किया है वह भरण पोषण की हकदार है, बशर्ते कि यदि उसने तलाक लेते समय यदि एक मुश्त जो एलिमनी मिलता है यदि नहीं लिया है, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण का दावा बाद में कर सकती है। लेकिन यदि एक साथ अगर पैसा ले लिया है तो भरण पोषण की वो हकदार नहीं रहती है। ऐसा पूरा जो मामला है वो कोर्ट में लिखित में आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 32 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता है। एक, पत्नी जो कि जारता की दशा में रह रही है। पत्नी जो कि आपसी सहमति से के अंतर्गत अलग रह रही है। दोनों, पहला एवं दूसरा, तथा या तो ए या बी। बताइए सही आंसर इसमें क्या है। एक, पत्नी जो कि जारता की दशा में रह रही हो वह भी भरण पोषण नहीं मांग सकती है, एवं पत्नी जो कि आपसी सहमति से अलग रह रही है वह भी भरण पोषण नहीं मांग सकती है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न की व्याख्या। सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्रवाई के खर्चे प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। देखिए, एक होता है भरण पोषण और एक होता है अंतरिम भरण पोषण। भरण पोषण एक फाइनल स्टेज होती है तथा अंतिम भरण पोषण ये जब तक की अवस्था होती है जब तक मान लीजिए मामला चलता है। सपोज कीजिए कि आज की डेट में किसी महिला के द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया गया 125 का मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद इसको फाइनल डिसाइड होने में हो सकता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष भी लग जाते हैं। लेकिन जब तक कि ऐसा मामला चलता रहे, जब तक कि ये मुकदमा चलता रहे, उस दरमियान उसे कुछ पैसा जो कि अंतरिम भरण पोषण कहलाता है, फाइनल होने से पहले की अवस्था अंतरिम है, तो जो पैसा मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ बाधा जो डिसाइड किया जाएगा मंथली, वो अंतरिम भरण पोषण कहलाता है। तो कौन हकदार नहीं होगा? जो कि जारता की स्थिति में रहने वाला या पत्नी जो जारता की स्थिति में रह रही हो तथा
यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है या वे पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं तो वे भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दिए गए मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध उपचार है जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील के द्वारा, जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के द्वारा, उच्च न्यायालय में अपील के द्वारा या उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के द्वारा। मजिस्ट्रेट के द्वारा जब भरण पोषण के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके संबंध में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो रिवीजन की रहती है और रिवीजन के बाद फिर प्रक्रिया जो है वो अपील की रहती है। अब पहले किया जाएगा रिवीजन। तो रिवीजन की सबसे बेहतर स्थिति होती है कि रिवीजन जो है जिला एवं सत्र न्यायालय में किया जाए, लेकिन जो धारा 397 है सीआरपीसी का सेक्शन 397 ये प्रावधान करता है कि इस तरह के मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध चाहे तो आप उच्च न्यायालय में भी रिवीजन कर सकते हैं या जिला एवं सत्र न्यायालय में भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर यहाँ दोनों ही ऑप्शन एक में दिए होते तो हम दोनों को यहाँ करेक्ट कर देते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय दोनों में रिवीजन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर विकल्प यह होता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में ही इसका रिवीजन किया जाए। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका करेक्ट है। आप लोग साथ के साथ आंसर देते चलिए। जैनुल बीबी बनाम गुजरात राज्य 1984 2 गुजरात लॉ रिपोर्टर 887 के मामले में ये अब निर्धारित किया गया था कि धारा 125 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राप्ति आदेश का पुनरीक्षण सीआरपीसी की धारा 397 के अधीन किया जा सकेगा और 397 हाईकोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों ही जगह कहती है कि दोनों में से किसी भी जगह आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 है कि किस बात में यह निर्णय किया गया था कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की पहली पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। हरियाणा राज्य बनाम साट्रा, महेरा विश्वास बनाम स्वेगता विश्वास, खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया गया था खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य के मामले में। ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस मामले में यह डिसाइड किया गया था कि यदि जहां के अपीलार्थी की पहली पत्नी जीवित है और उसका विवाह तलाक की डिक्री अन्यथा रद्द नहीं हुआ है, या तो विवाह रद्द कर दिया जाए, विवाह रद्द नहीं हुआ है या तलाक नहीं मिला है या तलाक के संबंध में डिक्री प्राप्त नहीं हुई है, तो दूसरी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती और ना ही वो इस तरह के भरण पोषण का हकदार होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहला दिया हुआ है कि अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को। दूसरा है कि अंतिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा है कि अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और चौथा है कि अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है परंतु कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं है किंतु कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्रमांक हमारा जो करेक्ट है, ये पहला करेक्ट है कि अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। सन 2001 में संशोधन किया गया था सीआरपीसी में तथा 125 एक नया एक परंतु जोड़ा गया था जिसमें कि अब मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतिम भरण पोषण के लिए जिसे कि मजिस्ट्रेट उचित समझे मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाहियों का व्यय दे और ऐसे व्यक्ति को उसका सदाय करे जिसकी सदाय करने का मजिस्ट्रेट के द्वारा समय समय पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 36 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है के विरुद्ध धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता। आप सही आंसर बड़ा सोच समझ के बताइएगा कि कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। बी है कि एक विवाहित पुत्री जिसका कि पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व तो पुत्री के पिता का है। तीसरा है कि अपना भरण पोषण करने में अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्व तो एक विवाहित पुत्री का भी है। और चौथा है कि ऐसी स्त्री जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और पुनः विवाह नहीं किया है अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है।
पूछा गया है आपसे हमसे कौन सा सही नहीं है। सही आंसर बताइए कि यहाँ सही आंसर क्या है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है कि ए एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है के विरुद्ध 125 का उपयोग हो सकता है, क्योंकि आर्थिक साधन की स्थिति नहीं है। आर्थिक साधन व्यक्ति पैदा करता है, आर्थिक साधन होते नहीं है। एक विवाहित पुत्री जिसका कि पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता पर है। देखिए विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व, ये यहाँ पर जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि एक अवयस्क पुत्री के संबंध में सीआरपीसी की धारा 125 प्रावधान करती है कि यदि पुत्री अवयस्क है और वो उसकी शादी कर दी गई है और जिसका पति नहीं कमाता है या उस स्थिति में नहीं है कि उसके पास पर्याप्त ऐसे साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता पर हो सकता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी, एक विवाहित अवयस्क पुत्री जिसका पति बेरोजगार है या वो पर्याप्त साधन जुटाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में पुत्री भरण पोषण के लिए पिता से कह सकती है। बाकी अपना भरण पोषण करने में अक्षम माता पिता के भरण पोषण का दायित्व एक विवाहित पुत्री पर भी होता है, तथा ऐसी स्थिति जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और पुनः विवाह नहीं किया है, वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। धारा 125(1) का प्रथम परंतु ये बताता है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि विवाहित अवयस्क पुत्री जिसके पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है भरण पोषण के लिए आदेश दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 37 है कि धारा 125(4) सीआरपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। पत्नी जो कि स्वयं धन अर्जित कर रही हो, पत्नी जो कि पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो, स्त्री जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो और उसने पुनः विवाह नहीं किया हो, और स्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया हो और पुनः विवाह नहीं किया हो। कौन यहाँ भरण पोषण का भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है? दावा भरण पोषण का कौन नहीं कर सकती? पत्नी जो धन अर्जित कर रही है बिल्कुल कर सकती है। स्त्री जिसे पति के द्वारा तलाक दे दिया गया है, दूसरा विवाह नहीं किया है, कर सकती है। स्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया है वह भी दावा कर सकती है, लेकिन पत्नी जो कि पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही है, ऐसी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक बी है। धारा 125(4) के अनुसार कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाहियों के खर्चे प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह जाता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या वह पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही है। प्रश्न क्रमांक 38 है कि निम्नलिखित में से कौन धारा 129 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमाव को तितर बितर करने हेतु सिविल बल का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। धारा 129 सीआरपीसी के तहत जमाव को तितर बितर किया जाना है, कौन सक्षम नहीं है ये पूछा गया है। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी तथा उपनिरीक्षक से अन्य पुलिस अधिकारी यदि थाने का भाषात्मक अधिकारी अनुपस्थित है तो देखिए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रयोग कर सकता है, पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी भी कर सकता है तथा उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्य कोई पुलिस अधिकारी भी इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ये सिविल बल का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक ए है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अधीन विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए निम्न प्राधिकारी आदेश पारित कर सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी कर सकता है तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई भी ऐसा अधिकारी जो कि उपनिरीक्षक के पद से भिन्न पद का नहीं हो। प्रश्न क्रमांक 39 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जाता है। धारा 110, धारा 130, धारा 133 तथा धारा 134। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश किस धारा के अंतर्गत पारित किया जाता है। ऑप्शन क्रमांक ए है आपके पास धारा 110 है, बी है 130 है, सी है आपके पास धारा 133 और डी है धारा 134। बताइए कि सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका है ऑप्शन क्रमांक सी, धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन आदेश दिया जाता है हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, आदेश दिया गया है धारा 133 के अंतर्गत और ऐसे आदेश के विरुद्ध वो पर्याप्त कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उसी प्रकार से साक्ष्य लेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि साक्ष्य किस प्रकार से या कार्रवाई किस स्तर से की जाएगी, उसी प्रकार से साक्ष्य लेगा जैसा कि समन मामले में किया जाता है। उस मामले में उसी प्रकार से साक्ष्य लेगा जैसा कि वारंट मामले में किया जाता है।
उसी प्रकार से साक्ष्य लेगा जैसा कि एक असाधारण मामले में किया जाता है और कोई साक्ष्य नहीं लेगा। सही ऑप्शन बताइए इसमें क्या है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक इसका है ए। उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसा कि संबंध मामले में होता है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। धारा 138(1) के अनुसार यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन कोई आदेश दिया गया है हाजिर है और ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार से साक्ष्य लेगा कि जैसे वह मानो मामला समन मामला हो। प्रश्न क्रमांक 41 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है। यह अब निर्धारित किया गया है। दिवाकर नायक बनाम पुष्पलता पटेल 1997 के मामले में, गोपालचारी बनाम केरल राज्य के मामले में, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तथा शीलम रमेश बनाम एपी राज्य के मामले में। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है इसका क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक आपका सी, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1981 सुप्रीम कोर्ट 2198 का मामला। इस मामले में यह अब निर्धारित किया गया था कि धारा 144 के अंतर्गत दिया गया आदेश प्रशासनिक प्रकृति का है और न्यायिक या अर्ध न्यायिक नहीं है। धारा 144 के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं ये प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। आजकल भी जो कोरोना की स्थिति चल रही है इसमें भी धारा 144 लागू रहती है। तो ये ऐसे आदेश हैं ये प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, न्यायिक प्रकृति के नहीं है और अर्ध न्यायिक प्रकृति के नहीं है। यदि इससे किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 42 है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ये संवैधानिक है। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर के मामले में, नानक चंद बनाम चंद्रकिशोर के मामले में, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन बनाम राम मनोहर लोहिया के मामले में तथा मिथिलेश कुमार बनाम विंध्यवासिनी के मामले में किस मामले में यह डिसाइड किया गया था कि दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 ये संवैधानिक है। सही ऑप्शन का है आपका ऑप्शन क्रमांक ए, मधुलिमे वर्सेस एसडीएम मुंगेर के मामले में। ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि अनुच्छेद 19 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अतिक्रमण नहीं करती है। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर, बाबूलाल पराठे बनाम महाराष्ट्र राज्य और वीरेंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ये सभी मामले इससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है संज्ञेय मामलों में इत्तला, धारा 154, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, धारा 161 दिया हुआ है। पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी, धारा 166 दिया हुआ है तथा जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना, धारा 171। बताना है आपको इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए, संज्ञेय मामलों में इत्तला, ये धारा 154 में दी गई है। बाकी जो तीनों ऑप्शन आपके बी सी डी हैं ये तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, संज्ञेय अथवा संज्ञेय दोनों में से कोई भी अपराध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो संबंधित है ये केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। धारा 154 संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दिए जाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 45 है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा सीआरपीसी की धारा 154 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है तो वह ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में डाक के द्वारा धारा 154 की उपधारा 3 के तहत किसे भेजेगा। जब आप थाने गए और थाने में एक ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति की एफआईआर नहीं ली जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उसकी सूचना डाक के द्वारा धारा 154(3) के तहत वो किसे भेजेगा, संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, गृह सचिव को भेजेगा या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह की अपनी शिकायत को संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी।
धारा 154(3) के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी प्रथम इत्तला रिपोर्ट को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है तो इत्तला देने वाला व्यक्ति इत्तला का सार लिखित रूप में प्रत्यक्षतः अथवा डाक के द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या भेज सकता है। प्रश्न क्रमांक 46 है कि सीआरपीसी के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा या संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 154 के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की जाती हैं तो ऐसी प्रत्येक संसूचना ये उस सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। सही ऑप्शन क्रमांक इसका ए है। धारा 154 के अनुसार संज्ञेय मामले में के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 47 है कि असंज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद, संबंधित मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने के पश्चात, मामले को संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है, उसी प्रकार जैसे कि दंड प्रकार संहिता की धारा 156 में विहित है। तो देखिए, असंज्ञेय मामले में जो अनुसंधान प्रारंभ होता है ये संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रारंभ होता है इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर बी। धारा 155(2) के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे कि ऐसे मामले के विचारण करने की या मामले का विचारण सुपुर्द करने की शक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। पहला है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला, जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य का मामला, साक्षी बनाम भारत संघ तथा दीपेश चांडक बनाम भारत संघ का मामला। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला ये त्रुटिपूर्ण इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 169 के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के लिए विस्तृत मार्गदर्शन इसमें दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 49 है कि दंड प्रकार संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उपधारा अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने से संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा। धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत, धारा 159 सीआरपीसी के अंतर्गत, धारा 156 सीआरपीसी के अंतर्गत तथा धारा 157 सीआरपीसी के अंतर्गत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन के अंतर्गत भेजी जाती है। 154, 159, 156 या 157। सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 157 के अंतर्गत ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। सीआरपीसी की धारा 157(1) के अनुसार यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा संदेह के कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धारा 156 के अधीन वो सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो कि ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। प्रश्न क्रमांक 50 है कि किसी संज्ञेय अपराध में किसी भी महिला को साक्षी के रूप में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा बुलाने की शक्ति का विस्तार कहाँ तक है। ऐसी महिला को क्या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी बुला सकता है। तो पहला लिखा हुआ है कि उस महिला का पुलिस कांस्टेबल के द्वारा पुलिस थाने तक बुलाने में, उस महिला का महिला पुलिस कांस्टेबल के द्वारा पुलिस थाने तक बुलाने में, उस महिला को उसके अभिभावकों या परिवार वालों के द्वारा पुलिस थाने तक बुलाने में, या उस महिला को न बुला करके उसके घर जहां के वह निवास करती है जाकर के साक्ष्य लेने में। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन क्रमांक डी है कि उस महिला को न बुलाया जाएगा बल्कि उसके घर जाकर के ही उसका साक्ष्य लिया जाएगा जहां के वो निवास करती है। सीआरपीसी की धारा 160(1) के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले से या तथ्य की परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है तो अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश के द्वारा कर सकता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है हाजिर होने के लिए, ऐसा लिखित आदेश जारी करेगा कि आप आइए और अपना जो भी आप इन तथ्यों से परिचित हैं उसके विषय में हमें बताइए। तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। परंतु किसी भी पुरुष से जो कि 15 वर्ष से कम आयु का है, 15 वर्ष से कम आयु का है, या किसी ऐसी स्त्री से
ऐसे स्थान में जिससे कि ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी भी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 15 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष, कोई महिला भी हो सकती है जिसमें, और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है या कोई महिला भी हो सकती है, और ऐसी स्त्री वह उसके घर जा करके ही उसके बयान लेगा। तो देखिए यहाँ जो पुरुष वर्ड यूज किया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु का पुरुष, और किसी महिला के मामले में तो किसी स्त्री की जो बात की गई है, तो स्त्री में चाहे कोई छोटी बच्ची है या बड़ी है, कोई बड़ी महिला है, कोई भी हो, उस सभी के बयान घर जा करके लिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी जेंट्स की बात आती है तो वहाँ 15 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे के बयान जो है ये घर जा करके लिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 51 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से तफ्तीश के दौरान किया गया कोई भी कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है। 2 साक्षियों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा साक्षियों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो धारा 162 के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी से तफ्तीश के दौरान जो कथन कहे जाते हैं, उन कथनों का हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं होता है। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर है ऑप्शन क्रमांक बी। सीआरपीसी की धारा 162 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी से किया गया लेखबद्ध कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52 है कि संस्वीकृति लेखबद्ध की जाती है केवल अधिकारता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे अधिकारता हो या नहीं हो, किसी भी पुलिस अधिकारी जिसको कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है के द्वारा, या उच्च न्यायालय के द्वारा उस हेतु सशक्त किए गए मजिस्ट्रेट के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है क्या है कि संस्वीकृति लेखबद्ध की जाती है किसके द्वारा? अधिकारता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे अधिकारता है या नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन क्रमांक बी है कि किसी भी ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे उसे अधिकारता है या नहीं है, संस्वीकृति को अभिलेखित कर सकता है। धारा 164(1) के अनुसार कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में अधिकारता रखता हो या नहीं रखता हो, स्वीकृति या कथन को अभिलेखित कर सकता है। फिलिप बनाम कर्नाटक राज्य 1980 CRLJ 171 केरल राज्य के मामले में यह निर्णित किया गया था कि केवल महानगर मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट ही कथन का अभिलेख कर सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोटि में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित हैं, किंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 164 के अधीन किए गए कथनों को अभिलिखित नहीं कर सकता। प्रश्न क्रमांक 53 है कि यदि कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने से पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसी संस्वीकृतिकारी कथन, पहला है कि विधिक होकर के साक्ष्य में ग्राह्य होगा, दूसरा है कि अविधिक होकर के साक्ष्य में ग्राह्य होगा, तीसरा है कि विधिक होगा किंतु केवल संपोषण होने पर ही ग्राह्य होगा, और चौथा है कि अविधिक होगा किंतु अन्य साक्ष्य में संपोषण होने पर ग्राह्य हो जाएगा। बताइए यहाँ सही आंसर इसका क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी, अविधिक होगा परंतु किंतु अन्य साक्ष्य में संपोषक होने पर वह ग्राह्य हो जाएगा। सही ऑप्शन क्रमांक इसका डी है। बाबूभाई उदय सिंह परमार बनाम स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 420 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने में अभियुक्त को शपथ दिलाना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के द्वारा प्रतिषिद्ध है। अतः ऐसी संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जहां के अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए कोई भी अन्य सामग्री नहीं हो। प्रश्न क्रमांक 54 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166A के अंतर्गत जबकि तलाशी भारत के बाहर होनी है तो फौजदारी न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तलाशी वारंट जारी कर सकता है, अपेक्षा पत्र जारी कर सकता है, प्रार्थना पत्र जारी कर सकता है या लिखित आदेश जारी कर सकता है। ऐसा क्या आदेश या कौन सा पत्र यहाँ आदेश जारी किया जा सकता है? सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक सी, प्रार्थना पत्र जारी किया जा सकता है धारा 166 का के अंतर्गत। धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होनी हो तो दंड न्यायालय प्रार्थना पत्र जारी करेगा। प्रश्न क्रमांक 55 है कि अनुसंधान अधिकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक अधिकारी के पास अभियुक्त सहित उस मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रति भेज देगा। यदि अनुसंधान 24 घंटे में पूरा नहीं होता है, 24 घंटों में पूर्ण नहीं होता है, 24 घंटों में पूर्ण हो जाता है, या अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है,
या दूसरे अनुसंधान अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा दे दिया जाता है। कौन सा इसमें करेक्ट है? 24 तो इसमें सही आंसर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी कि यदि जो अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन है यदि वो 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में निकटतम न्यायिक अधिकारी के पास उसे अभियुक्त सहित उस मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रति भेज दी जाएगी। धारा 167(1) के अनुसार जब के अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं होता है और इस बात के लिए विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियोग या इत्तला के समुचित आधार हैं, तब पुलिस थाने का भाषांतर अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि पद में उपनिरीक्षक से निम्नतम ओहदे का नहीं है, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टि की एक प्रति के साथ अभियुक्त व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। प्रश्न क्रमांक 56 है कि जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और इन्वेस्टिगेशन निर्धारित अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया है और उस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो जाता है और दे देता है, तो वह किस बात के लिए अधिकारी है? अर्थात उसे 60 दिन या 90 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन की अवधि है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है और अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में उसे उन्मोचित किए जाने का अधिकारी है, दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है, विवेचना अधिकारी के द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का या संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का। तो ऐसा व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक डी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अनुसार जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और इन्वेस्टिगेशन निर्धारित अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं होता है और इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार है और दे देता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 57 है कि यदि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। पुलिस अभिरक्षा में रखा जा रहा है, अगर मान लीजिए पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने की बात आ रही है तो कितना समय है? 10 दिन का, 15 दिन का, 13 दिन का या 30 दिन का? तो ऐसा समय होता है 15 दिन का जब किसी पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका करेक्ट है। धारा 167(2) के अनुसार जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में रखने के लिए अब उतनी अवधि के लिए समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है जो कि कुल मिलाकर के 15 दिन से अधिक की नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 58 है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की होती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की जो अधिकतम शक्ति होती है वो 15 दिन की होती है। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर ए है। धारा 167(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट को पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अधिकतम 15 दिनों की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है कि क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है? पहला है हाँ, दूसरा है नहीं। हाँ यदि अन्य प्रकरण में अनुसंधान आवश्यक है और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति को पूछा गया है कि जो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है क्या उसका पुलिस रिमांड संभव है? तो हाँ, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। देखिए, प्रतिप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक है पुलिस अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषण तथा जेल अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषण। एक स्थिति पुलिस व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाता है, दूसरा यह न्यायिक अभिरक्षा में या जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद में जेल अभिरक्षा से प्रतिप्रेषण। जेल अभिरक्षा के में जाने के बाद भी प्रतिप्रेषण दो प्रकार का माना गया है का होता है। पहला है कि इन्वेस्टिगेशन का, जब इन्वेस्टिगेशन की मान लीजिए हो सकता है कि जो जिस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ और कोई छोटी प्रकृति का नहीं है अपराध, किसी बड़ी प्रकृति का है, कोई बड़ा अपराध है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है, तो व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है तुरंत। अगर मान लीजिए पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया जाए तो लास्ट 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में अगर पुलिस कुछ पता कर लेती तो ठीक है, अन्यथा उसको फिर जेल अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। या नहीं 15 दिन हुए हैं और उससे पहले ही जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है, तो जेल अभिरक्षा में जाने के बाद में और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई भी जब चल रही है तो जेल अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण दो प्रकार का होता है। पहला इन्वेस्टिगेशन काल में तथा इन्वेस्टिगेशन के पश्चात। तो इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन काल में भी और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। जेल अभिरक्षा से अन्वेषण काल में पुलिस प्रतिप्रेषण हो सकता है, किंतु अन्वेषण काल के पश्चात पुलिस प्रतिप्रेषण नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई कहीं न कहीं अभी पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि
न्यायालय के द्वारा या न्यायालय को ऐसा लगता है कि अभी इसमें पूरी तरह से जांच या इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई सही तरह से कंप्लीट नहीं की गई है, तब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा के लिए लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान में पुलिस डायरी रखना आवश्यक है। धारा 171 में, धारा 172 में, धारा 173 में या धारा 174 में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस डायरी रखना आवश्यक है, किस सेक्शन के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी। सीआरपीसी की धारा 172 के अंतर्गत पुलिस डायरी रखना आवश्यक होता है इन्वेस्टिगेशन में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के अनुसार प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी डायरी में इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई प्रतिदिन लिखेगा और उसमें लिखेगा कि समय जब सूचना उसके पास पहुंची, समय जब उसने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, स्थान जहां वह गया तथा परिस्थितियां जो कि उसके इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सुनिश्चित की गई थीं। प्रश्न है कि किसी प्रकरण में अतिरिक्त चालान प्रस्तुत करना विधितः वर्जित है, केवल न्यायालय की आज्ञा से संभव है। इस आधार पर मना है कि एक व्यक्ति को अतिरिक्त चालान पर विचारित नहीं किया जा सकता तथा अतिरिक्त अनुसंधान पर साक्ष्य मिलने पर वर्जित नहीं है। देखिए, अतिरिक्त चालान एक बार जब आरोप पत्र व्यक्ति का प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसी आवश्यकता समझी जाती है कि अभी दोबारा भी इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य के मिलने पर दोबारा ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो अतिरिक्त अनुसंधान पर साक्ष्य मिलने पर ऐसा चालान प्रस्तुत करना वर्जित नहीं है। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक डी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अनुसार रिपोर्ट पुलिस को प्रेषित कर दी जाने के पश्चात भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अन्वेषण को जारी रख सकता है, भले ही उस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का भले ही संज्ञान कर लिया हो। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। धारा 174 में, धारा 181 में, धारा 154 में या धारा 147 में किस सेक्शन के अंतर्गत किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जब ये इत्तला मिलती है, किस सेक्शन पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। धारा 174, धारा 181 में। सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए। प्रश्न की व्याख्या बताती है धारा 174 के आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है। तात्पर्य यह है कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या राज्य सरकार इस निमित्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी यदि नियुक्त करती है, उसे इत्तला मिलती है कि किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा या दुर्घटना के द्वारा मारा गया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे कि उचित रूप से यह संदेह है कि किसी भी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना देगा और जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा विहित उसी नियम के द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी भी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां के ऐसा मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में इन्वेस्टिगेशन करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा। जो कारण उसे मृत्यु के उस समय दिखाई दे रहे हैं, वहां के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति में इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई उनके साइन कराए जाएंगे, दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे कि ऐसे घावों, अस्थिभंगों, ऐसे घाव हैं, अस्थिभंग हैं या नील पड़े हुए हैं और क्षति के अन्य चिन्हों को जो कि शरीर पर पाए जाएं वर्णन के द्वारा वर्णन करेगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण के द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। हो सकता है किसी जीव जंतु के द्वारा हो सकता है किसी यंत्र के द्वारा हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने किसी हथियार से या कुछ ऐसे से उसको ये ऐसे चिन्ह दिए हों, तो उन सभी की वो कार्रवाई है उन व्यक्तियों की उपस्थिति में ऐसे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करेगा। प्रश्न है कि जहां 2 या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित है तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधिकारता में
अधीनस्थता के अंतर्गत हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा। एक ही मामले को दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग एक ही मामले पर किया गया है तो इसके संबंध में कहाँ ऐसा मामला चलेगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, बड़े राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, या ऐसे उच्च न्यायालय के द्वारा जिसके अधिक न्यायाधीश हैं, या ऐसे उच्च न्यायालय के द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्यवाही पहले प्रारंभ हुई थी। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक डी है कि ऐसे उच्च न्यायालय के द्वारा ये विनिश्चित किया जाएगा जिसके क्षेत्र में कार्यवाही पहले प्रारंभ हुई है, उसके द्वारा ऐसा मामला विनिश्चित किया जाएगा। सही ऑप्शन क्रमांक डी है। धारा 186 ये बताती है कि दो या दो से अधिक न्यायालयों ने जो कि एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, वहाँ वह प्रश्न के उन न्यायालयों में से किसी उस अपराध का विचारण या जांच किया जाना चाहिए तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा जिसकी कि अपीलीय या दांडिक अधिकारता के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ हुई थी, अर्थात पहले जिस न्यायालय में कार्रवाई चली है उस उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी कार्यवाही को डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ चलेगी। प्रश्न क्रमांक 64 है कि निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है। इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है। भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है। उपरोक्त सभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, ये पूछा गया है। तो देखिए पहला गलत है यहाँ पर कि इटली का नागरिक है पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, क्योंकि कार्यवाही इटली के नागरिक के द्वारा की जा रही है तो हम क्या कोई मतलब नहीं भारत को। इटली का नागरिक है जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है। प्रश्न क्रमांक 65 है कि एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया है। धारा 188 के अंतर्गत, धारा 183 के अंतर्गत, धारा 182 के अंतर्गत या धारा 186 के अंतर्गत। सही ऑप्शन आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक के धारा 188 के अंतर्गत। सही ऑप्शन का ऑप्शन क्रमांक ए है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अनुसार जब कोई भी अपराध भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि भारत का नागरिक नहीं है भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो कि वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान पर किया गया हो जहाँ कि वह पाया गया है। प्रश्न क्रमांक 66 है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है। धारा 195, धारा 196, धारा 197 या धारा 198। सही आंसर आपको बताना है क्या है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी धारा 197 न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है। ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर करेक्ट है। धारा 197 में न्यायाधीशों तथा लोक सेवकों से अभियोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 67 है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है अभियोजन का साक्ष्य लिए जाने से पहले, अभियोजन के द्वारा बचाव प्रस्तुत किए जाने से पहले, जब अभियोजन तथा बचाव पक्ष दोनों का साक्ष्य ले लिया जाता है या निर्णय सुनाए जाने से पहले। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक डी, निर्णय सुनाए जाने से पहले न्यायालय कभी भी आरोप में परिवर्तन कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216(1) के अनुसार कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 68 है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका कि किसी व्यक्ति पर आरोप है पृथक आरोप होगा। इस नियम का अपवाद दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है। धारा 219 में, धारा 220 तथा 222 में, 219, 220 तथा 222 में तथा धारा 219, 20, 21 तथा 23 में। तो प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है पृथक आरोप होगा, लेकिन इसके अपवादों में धारा 219, 220, 221 तथा 223 आती हैं। धारा 218 के अनुसार प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा तथा इसका अपवाद उपधारा 2 में दिया गया है, जिसके अनुसार उपधारा 1 की कोई भी बात धारा 219, 20, 21 तथा 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। प्रश्न क्रमांक 69 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किसमें सत्य न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 260 से 65 में, 238 से 50 में,
251 से 259 में या 225 से 237 में? सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक डी, 225 से 237। ये सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण से संबंधित है। 238 से लेकर के 250 ये मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामले के विचारण से संबंधित है। 238 से 260 50 ये मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामला के विचार से संबंधित है। इसके बाद आ जाइए 251 से लेकर के 259 में। 251 से लेकर के 259 ये मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामलों के विचार से संबंधित है। पहले वारंट मामला है, उसके बाद में फिर समन मामला है। और 260 से लेकर के 265 तक ये आपका संक्षिप्त विचारण को बताता है। इस तरह से ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर हमें सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया पूछी गई थी, किस सेक्शन में है? धारा 225 से 237 तक सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में उपबंध किया गया है। प्रश्न क्रमांक 70 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत संस्थित मामले में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया सत्र विचारण है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट मामले का विचारण है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण है, या समन विचारण है? तो देखिए, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट मामले का विचारण नहीं है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण भी नहीं है, और समन विचारण भी नहीं है। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक के, ये है सत्र विचारण। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि सीआरपीसी की धारा 199(2) के अनुसार सेशन न्यायालय लोक सेवकों के विरुद्ध किए गए मानहानिकारक मामलों का संज्ञान मामला सपुर्द किए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित प्रवाद पर कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को प्रश्न क्रमांक 71 से डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।